हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास इग्नू में सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी सेकंड, जिसका सब्जेक्ट कोड है BECE 146। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे ब्लॉक नंबर 2 यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में, जहाँ पे आज हम फिर से डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 6 यानी कि एग्रेरियन रिलेशन के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836333 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो देखते हैं, तो आज की वीडियो में मैं बात किस टॉपिक पे करनी है, टेनेंसी स्टेटस इन इंडिया। अब जो टेनेंट्स होते हैं वो लोग होते हैं, ठीक है, जिनके पास लैंड की कमी होती है, यानी कि जिनके पास लैंड या तो नहीं होता या फिर उन्हें एक्सपेंशन के लिए और ज्यादा लैंड चाहिए होती है। तो लेकिन उनके पास कैपिटल है और लेबर है, तो वो करते क्या है, वो ऐसे लैंड ओनर्स के पास जाते हैं, ठीक है, जो खुद एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेते, ठीक है, या तो वो अपनी लैंड से बहुत दूर रहते हैं और उन्हें रेंट की जरूरत है, तो वहां पे जाके उनके लैंड पे जाके एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करना शुरू कर देते हैं और बदले में उन लैंड ओनर्स को रेंट पे करते हैं। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, टेनेंट्स बोल के चलते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो टेनेंट है, ठीक है भाई, वो सिस्टम जो है वो लीगलाइज होना भी बहुत जरूरी है। तो जो पहला टॉपिक हमारे पास वो क्या है, लीगलाइजेशन ऑफ लैंड लीजिंग सिस्टम। तो जो लैंड लीजिंग सिस्टम है, यानी कि वो लोग जिनको खेती नहीं करनी, ठीक है, जिनको खुद एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेना, बट उनके पास लैंड है और वो लैंड को रेंट पे दे रहे हैं, तो ये सिस्टम जो है ना वो प्रॉपर लीगलाइज होना क्या है, बहुत जरूरी है, ठीक है। कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडी इनकी होनी चाहिए ताकि जो टेनेंट्स हैं वो एक्सप्लॉइट ना हो किसी भी लैंड ओनर के वजह से, ठीक है। तो ये चीजें हम यहाँ पे समझेंगे, तो देखते हैं कि करके। तो लीगलाइजेशन ऑफ लैंड लीजिंग सिस्टम, इसी को बोलते हैं लैंड लीजिंग, यानी कि अपनी लैंड को लीज पे देना और बदले में रेंट लेना। तो लीगलाइजेशन ऑफ लैंड लीजिंग कैन प्रमोट प्रोडक्शन एफिशिएंसी। जब भी हम लीगलाइजेशन ऑफ लैंड लीजिंग की बात करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ती है एक तो, यानी कि प्रोडक्शन में एफिशिएंसी आएगी, क्योंकि जो टेनेंट्स है वो मोटिवेट होंगे, उन्हें पता है कि जो गवर्नमेंट है वो उनकी हेल्प कर रही है। ऐसे सिस्टम्स डेवलप किए जा रहे हैं जिनके जरिए जो लैंड लीजिंग है वो इजी हो पाए। इसके अलावा उन्हें कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीजें जो है ना वो उन्हें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो प्रोडक्शन एफिशिएंसी आएगी। इसके अलावा इक्विटी, ठीक है, ये होगा ऑक्यूपेशनल इक्विटी, यानी कि हक मिलेगा उन्हें एक तरह से। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी होगी। अब ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी कैसे, कि भाई इस बात का मतलब होता है कि अगर किसी पर्सन को जो एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में है, अगर अपने आप को किसी और जगह ले जाके भी वो काम कर रहा है तो वो कर सकता है, तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी होगी। और रूरल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो रूरल एरियाज हैं वो ट्रांसफॉर्म होंगे, क्योंकि जब एग्रीकल्चर डेवलप करेगा या फिर कोई भी चीज़ जब डेवलप करती है तो कहीं ना कहीं जो उसका आसपास का एरिया वो भी क्या होता है, फुल्ली डेवलप करता है। तो यहाँ पे हमें रूरल ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिलेंगे। तो इट वुड बेनिफिट द एग्रीकल्चर इन सेवरल वेज। तो इस चीज़ की वजह से जो एग्रीकल्चर है उसमें बहुत से तरीकों से क्या होगा, फायदा मिलेगा। एक एक करके तरीके डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट पे क्या आता है यहाँ पे, प्रमोट ट्रांसपेरेंट एंड सिक्योर्ड लैंड लीजिंग, यानी कि अब देखो प्रमोट ट्रांसपेरेंट यानी कि जो सब लोग हैं वो जान पाएंगे। अब किस चीज़ के बारे में जान पाएंगे, कि भाई किसके पास कौन सी लैंड है, ठीक है, कौन उसका ओनर है, कौन सी प्रॉपर्टीज लीज पे है, वो सब का सब क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, सबको पता होगा उस चीज़ के बारे में। एंड सिक्योर्ड लैंड लीजिंग, और सिक्योर्ड होगा लैंड लीज करना। अब ऐसा ना हो कि जो लैंड ओनर है वो देने से डरे अपनी जमीन को, भी ऐसा ना हो कि मैं तो बहुत दूर रहता हूँ, मैं तो उस जगह प्रेजेंट ही नहीं हूँ, ऐसा ना हो ये जो टेनेंट्स है ये मेरी जमीन पे कर लें, कब्जा कर लें। तो इसलिए क्या बोलते हैं, सिक्योर्ड लैंड लीजिंग है ये। दूसरा क्या हो जाएगा, क्रिएट एन इंसेंटिव फॉर टेनेंट फार्मर्स, यानी कि जो भी टेनेंट फार्मर्स हैं उनको इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है, उनको बेनिफिट मिलेगा। टू मेक इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे इन लैंड इंप्रूवमेंट फॉर प्रोडक्टिविटी इनहेंसमेंट, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। और जब तक उन्हें मोटिवेशन नहीं आएगा, उन्हें इंसेंटिव नहीं मिलेगा, तब तक वो लैंड की प्रोडक्टिविटी पे फोकस नहीं करेंगे। यानी कि बेनिफिट दोनों का है, एक तो ट्रांसपेरेंट एंड सिक्योर ट्रांजैक्शन हो रही है जिससे बेनिफिट लैंड ओनर को भी है, ठीक है, और दूसरा जो टेनेंट्स हैं, ठीक है, उन्हें इंसेंटिव वगैरह मिलते रहेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं मोटिवेट होंगे और वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे। तीसरा क्या आएगा, मेक पॉसिबल फॉर टेनेंट फार्मर्स, ठीक है, टू हैव एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। अब देखो जो टेनेंट फार्मर्स हैं उन्हें यहाँ पे एक्सेस मिलना चाहिए किसका, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का। अब हम सब जानते हैं जो किसान है वो भी अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के
लिए किस पे डिपेंड होते हैं, क्रेडिट पे। उन्हें बहुत से कामों के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं या फिर कोई टेक्नोलॉजी एडवांस करनी है, कुछ अपडेट करना है, तो ऐसे केसेस में उन्हें भी क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। तो वो क्रेडिट उन्हें कहाँ से मिल सकता है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट उनके लिए यहाँ पे दिया जा सकता है। क्योंकि हम सब जानते हैं जो पुराने साहूकार होते थे या फिर जो जमींदार होते थे, वो उन्हें भले ही पैसा प्रोवाइड करते थे लेकिन एक हाई इंटरेस्ट रेट पे, तो जिस चीज से अब हम यहाँ पे बच सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हो जाएगा, इंश्योरेंस हो जाएगा इंस्टीट्यूशन की तरफ से कि भाई अगर एक बार फसल कर दी, अगर मान लेते हैं क्रॉप फेलियर हो गया, तो ऐसे केसेस में जो सारी पेमेंट है वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी, अगर उस टेनेंट फार्मर ने इंश्योरेंस ले रखा है तो इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल जाएगा। एंड अदर इनपुट्स, तो ये सब हो गई। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है, एनकरेज द एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स हु प्रेफर टू कीप देयर लैंड्स फैलो ड्यू टू फियर ऑफ लूजिंग लैंड राइट बाय लीजिंग आउट देयर लैंड। अब ये भी देखो, एनकरेज द अब्सेंस लैंडलॉर्ड्स, जिसकी मैंने बात की भी थी कि जब हम ट्रांसपेरेंट एंड सिक्योर ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, लैंड के बारे में, तो जो लैंडलॉर्ड एब्सेंटी है, यानी कि जो लैंडलॉर्ड वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि डरते हैं अपनी जमीन को देने से, कहीं वो अपना राइट ना खो दे, लूजिंग लैंड राइट, ठीक है, बाय लीजिंग आउट देयर लैंड, इसलिए वो लीज करके डरते हैं। तो उनको यहाँ पे मोटिवेट किया जाता है कि भाई जब गवर्नमेंट खुद उसे रेगुलेट कर रही है, गवर्नमेंट खुद हर ट्रांजैक्शन का ध्यान रख रही है कि किसको कब लीज आउट हो रही है प्रॉपर्टी, तो ऐसे केसेस में होगा क्या, जो लैंड ओनर्स हैं वो सिक्योर रह सकते हैं, कहीं पे भी रहे उनकी जमीन भी क्या रहेगी, सिक्योर रहेगी। तो ये चीज है यहाँ पे। फिफ्थ पॉइंट क्या होता है, रिजल्ट इन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल लैंड। अब जो भी अवेलेबल लैंड है उसको हम इस तरीके से एक बेहतर लेवल पे यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे हमने ऊपर वाले पॉइंट में देखा, अगर मान लेते हैं जो लैंड है वो फैलो कहीं पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है, वहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा, कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नहीं हो रही, ये तो रिसोर्सेज की वेस्टेज ही है ना, कि जहां पे हमें रिसोर्सेज की जरूरत है वहां पे रिसोर्सेज क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, रिजल्ट इन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल लैंड एंड लेबर रिसोर्सेज। इसके बाद 6 पॉइंट क्या आता है, मेक पॉसिबल टू ट्रांसफर लैंड। जो लैंड की ट्रांसफर है वो क्या होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए, फ्रॉम लेस एफिशिएंट फार्मर्स टू मोर एफिशिएंट फार्मर। अब ये देखो, यहाँ पे हम जमीन ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, वो भी कैसे, जो भी कम एफिशिएंट या फिर कम प्रोडक्टिव फार्मर्स हैं उनसे किनको, जो ज्यादा प्रोडक्टिव है, ठीक है, जो ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, ज्यादा आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, उनको ट्रांसफर किया जाना चाहिए। तो वही पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ताकि इंप्रूव हो प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और इनकम थ्रू क्रॉप इंटेंसिफायर, प्रोडक्शन, क्रॉप आइडेंटिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। तो अच्छा, इंटेंसिफिकेशन का मतलब यहाँ पे ये होता है एक तरह से कि एक ही टाइम पे ज्यादा क्रॉप्स क्या करना, लगाना, मतलब एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर कितनी बार जो है वो उस पर्टिकुलर जमीन पे अनाज बोया गया है, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्रॉप इंटेंसिफिकेशन, ठीक है। एंड डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप एक ही जगह पे मल्टीपल क्रॉप्स, इसको हम एक मेथड बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, जिससे होता क्या है कि किसान भी थोड़ा सिक्योर फील करता है। वो क्यों करता है, क्योंकि उसने एक ही जमीन पे बहुत से क्रॉप तो नहीं, मतलब 2 या 3 प्रकार के क्रॉप्स उगा रखे हैं, तो जिससे ये होता है कि भाई उसको पता है कि अगर एक क्रॉप किसी भी वजह से, किसी भी सोशल इशू की वजह से, इन्वायरमेंटल डैमेज की वजह से अगर बर्बाद हो भी जाए, तो बाकी फसलें क्या रहेंगी, उसकी बची रहेंगी। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, गवर्नमेंट हैज इनेक्टेड अ मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट। अब गवर्नमेंट ने क्या इनेक्ट किया यहाँ पे, एक मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट एम्ड एट लिबरलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ लीगलाइजिंग लैंड लीजिंग सिस्टम। यानी कि जो भी लैंड लीजिंग सिस्टम है वो लीगलाइज होना चाहिए और ये जो है ना वो अच्छे तरीके से क्या हो, परफॉर्म हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ईजी करने पे थोड़ा सा क्या किया, ध्यान दिया। तो ये पॉइंट आता है हमारे पास। अब इसके बाद क्या आता है, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर। अब इसकी बात करते हैं, यानी कि ऐसे एग्रीकल्चरल लेबर जो लैंडलेस है, जिनके पास जमीनें नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है। अब जमीन नहीं होंगी तो भाई खेती कहाँ पे करेंगे, है ना। तो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर की बात करें थोड़ी सी, तो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स आर द मोस्ट प्रिकेरियस एंड वल्नरेबल वर्कफोर्स इन रूरल इंडिया। यानी कि ये एक ऐसी दिक्कत है जो हमें हर ग्रामीण इलाके में देखने को मिलती है, हर रूरल इंडिया में देखने को हमें मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें एक्सप्लॉइट किया गया था, उनकी पुरानी जनरेशन्स को एक्सप्लॉइट किया गया था, उनकी ज़मीनें कब्जा कर ली थी या फिर ज़मीनें ले ली थी, सिर्फ किसके बदले, क्योंकि वो लोन रीपे नहीं कर पा रहे थे, इंटरेस्ट रीपे नहीं कर पा रहे थे। यानी कि बहुत से लोग ऐसे थे जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनके पास लैंड ही नहीं है। अब लैंड नहीं है और उनके पास प्रॉपर कैपिटल भी नहीं है कि वो एज अ टेनेंट
टेनेंट फार्मर भी काम कर पाए। तो ऐसे लोगों को तो बहुत सी दिक्कत थी और बहुत सी प्रॉब्लम आई भी उन्हें, क्योंकि अब उन्हें क्या करना पड़ रहा है, दूसरों की जमीनों पर जाके मजदूरी करनी पड़ रही है। क्योंकि देखो जैसे मान लेते हैं अगर लैंड ना हो, कैपिटल हो और इच्छा हो काम करने की और लेबर भी हो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो एज ए टेनेंट फार्मर काम किया जा सकता है। जमीन भी हम जो है वो ले सकते हैं किस चीज पे, एक तरह से रेंट पे। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे तो लोगों के पास ये तो लैंडलेस लेबर्स हैं, उनके पास कैपिटल भी नहीं है, तो ऐसे किसी में दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाती है कि अब ये टेनेंट फार्मर भी यहाँ पे नहीं बन पाएंगे। तो दे सफ़र फ्रॉम, इनको बहुत सी चीज़ों से जो है ना डेली लाइफ में जूझना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है। कौन कौन से रीज़न होते हैं वो, एक तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम सब जानते हैं जो एग्रीकल्चर है उसमें पूरे टाइम काम नहीं होता, ठीक है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का सामना इन्हें करना पड़ता है, ठीक है। ये ज़्यादातर जब सीजन आता है, ठीक है, एग्रीकल्चरल का या फिर क्रॉप्स उगाने का, तब तो इनके पास काम रहता है। लेकिन बाकी सीजन में क्या रहते हैं, खाली रहते हैं, तो इनको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है। और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एक टाइप होता है अनएम्प्लॉयमेंट का, जिनको ना पता हो, एक हम ऐसा कह सकते हैं कि सिर्फ ये तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ एग्रीकल्चर पर्पज से, लेकिन सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत से बिजनेस में भी हो सकते हैं। कि जैसे मान लेते हैं कि आइसक्रीम का बिजनेस है, ठीक है, फिर कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस है। जनरली कब चलता है, गर्मियों के मौसम में, क्योंकि गर्मियों के मौसम में लोग जो है वो कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ठंड के मौसम में इतनी कंज्यूम नहीं होती। तो ये हमारे पास क्या बनता है, एक प्रॉब्लम बनती है, इसको हम क्या बोलते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सेम ऐसे ही एग्रीकल्चर में भी पूरे साल काम होगा जरूरी नहीं है, कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे ज़्यादा काम होता है और इसलिए उस टाइम पे ज़्यादा लेबर की डिमांड होती है, तो उस टाइम तो काम मिल जाता है ज़्यादातर लेबरों को। लेकिन जब वो काम हो जाता है तो उसके बाद जो है ना उनको बाहर निकालते जाता है, उन्हें काम नहीं मिलता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इसके बाद जॉब इनसिक्योरिटी आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि भाई जॉब मिली तो है, लेकिन एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर, ठीक है, जब ज़्यादा जरूरत है वहाँ पे किसानों की, उसके बाद जो है जॉब इनसिक्योरिटी में देखने को मिलती है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट पॉवर्टी, ठीक है, भाई गरीबी की बात कर सकते हैं। अब भाई जब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होगा, मतलब मान लेते हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसे आएंगी जिसमें बेरोजगारी रहेगी या फिर जॉब इनसिक्योर होगी, तो पॉवर्टी अपने आप ही आएगी। क्योंकि पॉवर्टी दूर कब होती है, जब एक पर्सन के पास हमेशा एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल हो, वो काम करता हो, उसको वेजेस मिलती हो या सैलरीज मिलती हो, तब जाके कहीं ना कहीं धीरे धीरे गरीबी दूर होती है। तो यहाँ पे पॉवर्टी रहेगी। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है, इनडेटनेस। अब भाई उधारी में जी सकते हैं वो। अब मान लेते हैं कि कोई पर्सन जो है वो सीजनल अनएम्प्लॉयड है और उसे उस टाइम पे कोई फाइनेंशियल नीड पड़ गई, उसने कहीं पे उधार लिया, ठीक है, तो उससे ज़्यादा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा और वो ब्याज और वो जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो ही पे करना पड़ेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से वो कहीं ना कहीं डेट ट्रैप में यहाँ पे फंस सकता है, ठीक है। बॉन्डेज, गुलामी करनी पड़ती है बहुत से लोगों को, ठीक है, यानी कि लोग जो हैं यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे और यानी कि बहुत एक अच्छे खासे लंबे टाइम के लिए वर्किंग आवर्स के लिए लोग जो है एंगेज रहते हैं, काम करते हैं, ठीक है, और उनके बदले उन्हें जो है वो पैसा क्या मिलता है, वेजेस क्या मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। तो बॉन्डेज की बात कर ली। इसके अलावा सिक्स्थ पॉइंट क्या है, इनएबिलिटी टू गेट स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस। अब यहाँ पे इनएबिलिटी है क्या, कि उन्हें मिनिमम वेजेस भी नहीं मिलते जो भी उन्हें अपना टाइम देने के लिए मिलने चाहिए। तो इसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, इनएबिलिटी टू गेट स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस। इसके बाद सेवंथ पॉइंट इलिटरेसी। अब भाई इलिटरेसी भी है, क्योंकि माने थे अगर इलिटरेसी नहीं होती फिर तो वो किसी और काम की तरफ भी सोच सकते थे, ठीक है, कि भाई कुछ सर्विस सेक्टर में काम कर लिया या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की तरफ चले गए। तो इलिटरेसी भी एक बहुत बड़ा कारण था, उससे भी सफर कर रहे थे। और भाई पढ़ने लिखने के लिए भी आज के टाइम में आपको पता है पैसा चाहिए, तो वो पैसा नहीं होगा तो भाई वो और मुश्किल है, ठीक है। अब 8th पॉइंट क्या आता है, मेल नरिशमेंट। इस बात का मतलब क्या है कि भाई कुपोषण के शिकार, मतलब जब फूड नहीं होगा, गरीबी होगी, जॉब नहीं होगी, तो हो सकता है भाई उनको जो है वो बहुत बार 2 वक्त की रोटी भी ना मिलती हो, तो वो कहीं ना कहीं मेल नरिशमेंट का शिकार बन सकते हैं। 9th पॉइंट क्या आता है, लैक ऑफ एक्सेस टू प्रोडक्टिव एसेट्स। अब उन्हें प्रोडक्टिव एसेट्स भी क्या हो रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सेस ही नहीं उनके पास प्रोडक्टिव एसेट का। अगर एसेट्स का एक्सेस होता तो पॉवर्टी में थोड़ी ना होते, गरीब थोड़ी ना होते, अपना काम कर रहे होते, ठीक है। 10th पॉइंट क्या आता है, डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये एक प्रॉब्लम बनती है। 11th में क्या आता है, लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी। अब सोशल सिक्योरिटी क्या होगी, जब जॉब सिक्योरिटी नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो सोशल सिक्योरिटी क्या होगी, अपने आप ही खत्म हो जाएगी यहाँ पे। तो सोशल सिक्योरिटी नहीं होगी एंड इनएबिलिटी टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, और ना ही उनके पास, ना ही वो इतने एबल हैं कि वो कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म यहाँ पे कर पाए। तो ये दुनिया भर के, ठीक है, ऐसे
ऐसी चीजें हैं जिनसे एक लैंडलेस लेबर को सफर करना पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट जो हैं वो समझ में आए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं डिमांड इज ड्रिवन बाय फैक्टर्स। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो डिमांड है वो यहाँ पे राइज करती रहती है, किन लोगों की, लेबर वगैरह की। ठीक है, तो पहला क्या आता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ज्यादा पैसा मिल रहा है एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर, ज्यादा रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, ज्यादा प्रॉफिट बच रहा है, तो ऐसे केसेस में लोग जो है वो मोटिवेट होते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की तरफ। तो पहला पॉइंट तो ये है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, तभी लोग जो है वो क्या करेंगे, एक तरह से डिमांड जनरेट करेंगे एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर। दूसरा, वेज रेट अच्छे मिलने चाहिए। भाई कोई भी पर्सन, अगर मैं किसी लेबर की बात करता हूं, तो वो काम करना कब पसंद करता है, जब उसे वेज रेट या फिर इनकम जो है ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो वेज रेट अगर हाई होगा तो ज्यादा लोग जो हैं वो क्या करेंगे, काम करना पसंद करेंगे, एज अ लेबर भी काम करेंगे, क्योंकि उनके पास, चलो मान लेते उन्हें काम में इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है, उन्हें एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट नहीं होगा, बट एक वेज रेट तो उन्हें मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा, तो वेज रेट होना भी अच्छा बहुत जरूरी है। तीसरा, क्रॉप सीजन। क्रॉप सीजन कैसे है, ठीक है, तो क्योंकि क्रॉप सीजन पे भी अब हमारे देश में इतनी डिमांड क्यों रहती है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, क्यों, क्योंकि हमारे वहाँ हर सीजन पे क्रॉप्स उगाई जाती है। आपने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है, रबी क्रॉप्स के बारे में, खरीफ क्रॉप्स के बारे में, ठीक है, फिर बीच में जेड क्रॉप्स भी आते हैं, ठीक है, जिसमें हम फ्रूट्स वगैरह की बात करते हैं, फ्रूट्स वगैरह उगाने की, तो क्रॉप सीजन हो गया। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है, क्रॉपिंग पैटर्न। अब क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है, ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं, मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हैं, तो क्रॉपिंग पैटर्न भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे डिमांड बढ़ती है। अगर एक पर्सन एक से ज्यादा फसल उगाता है, इस बात का मतलब क्या है कि वो मल्टीपल फसल उगा रहा है, मल्टीपल क्रॉप्स उगा रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा लेबर्स की डिमांड यहाँ पे क्या होगी, की जाएगी। तो वही चीज यहाँ पे है, क्रॉपिंग पैटर्न की बात कर ली। इसके बाद क्रॉपिंग इंटेंसिटी। भैया क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात मैंने पहले भी की थी कि हम जो है वो एक लैंड पे कितनी बार फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, यानी किस लेवल पे फार्मिंग कर रहे हैं, इसको आप समझ सकते हो क्रॉपिंग इंटेंसिटी के जरिए। फिर सिक्स, इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि अगर इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है आसपास, तो हम किसी भी तरीके से जो है प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्रॉपिंग इरिगेशन फैसिलिटीज भी अवेलेबल होना क्या है, बहुत जरूरी है। इसके अलावा साइज ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स, यानी कि कितनी ऐसी जमीनें हैं, कितने ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हम सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में लगा रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत जरूरी है। इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, साइज ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग। ठीक है, जब ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लेबर्स की डिमांड होगी, लेबर जो है वो काम भी करेंगे। इसके बाद 8th पॉइंट क्या बोलता है, फार्म मैकेनाइजेशन। अब फार्म मैकेनाइजेशन मतलब क्या होता है कि हमें जो है एग्रीकल्चर के अंदर एडवांस टूल, एडवांस इक्विपमेंट्स, ये सब यूज करनी चाहिए ताकि बड़े लेवल पे और कमर्शियल लेवल पे फार्मिंग की जाए। क्योंकि जब हम कमर्शियल लेवल पे फार्मिंग की बात करते हैं तो हम सिर्फ फार्मिंग सिर्फ अपने परिवार को चलाने के लिए नहीं, लिवलीहुड के लिए नहीं, हम मार्केट में गुड्स को सप्लाई करने की बात भी करते हैं यहाँ पे। तो इसलिए जो है ना, फार्म मैकेनाइजेशन एक इम्पॉइंट यहाँ पे पॉइंट आता है। इसके बाद एक नोट है काफी इंपॉर्टेंट, अब ये देख लेते हैं। तो इफ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अगर बाकी से कांस्टेंट है, देयर डिमांड इज इनवर्सली रिलेटेड टू मिनिमम वेजेस। अब मिनिमम वेजेस क्या ना, इनवर्सली क्या रहता है, डिमांड रहता है। अगर मैं एज अ प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो एक सिंपल सी बात है, अगर एक प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि वो कम से कम वेजेस में ज्यादा से ज्यादा काम करवा पाए, क्योंकि वेजेस बढ़ने का मतलब क्या है कि एक प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो ऐसे केसेस में जो प्रोड्यूसर है वो डिमांड कम कर देता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि जो डिमांड है लेबर्स की वो मिनिमम वेज रेट के इनवर्सली रिलेटेड होती है, कि अगर वेजेस ज्यादा होंगी तो डिमांड ऑफ लेबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वेजेस कम होंगी तो डिमांड ऑफ लेबर बढ़ जाएगी। तो वही सेम चीज यहाँ पे है। इसके बाद यहाँ पे क्या आता है, तो इंक्रीज इन इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर से इनकम बढ़ानी भी है, वो डिपेंड्स अपॉन फार्म मैकेनाइजेशन। फार्म मैकेनाइजेशन की बात मैंने कर ली कि भाई हमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस इक्विपमेंट, एडवांस टेक्नोलॉजी और कमर्शलाइजेशन ऑफ फार्मिंग पे फोकस करना चाहिए। इसके अलावा एक्सपेंशन ऑफ रूरल नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, यानी कि हमें नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट के एक्सपेंशन में ध्यान देना चाहिए। एलोकेशन ऑफ गवर्नमेंट फंड्स टू वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, यानी कि जो भी गवर्नमेंट का फंड है वहाँ से हमें जो है ना वेज
एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स पे फोकस करना चाहिए, ताकि ऐसे प्रोग्राम चलाए जाएं ताकि जहाँ पे हम ज़्यादा वेज रेट कमा सकें, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि उस पैसे से जो है ना, जो एग्रीकल्चरल टेनेंट्स है या फिर जो फार्मर्स हैं, ठीक है, उन्हें क्या करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, उन्हें स्किल्ड बनाना चाहिए, कैसे कमर्शियल लेवल पे फार्मिंग की जा सकती है, कैसे हम कम से कम रिसोर्सेज के अंदर, कम से कम सोइल के अंदर अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, वो सब उन सब चीज़ों के लिए प्रोग्राम यहाँ पे चला सकते हैं। और इसके अलावा यूनियनाइजेशन ऑफ फार्म्स लेबर, जो भी फार्म्स लेबर है इनका ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं ताकि इन्हें कोई भी एक्सप्लॉइट ना करे। इसके अलावा एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं अर्बन इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर, वो भी एक्सपेंड होने चाहिए कि अगर लोगों को एग्रीकल्चरल सेक्टर में जॉब ना मिले और अगर हम एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन करें, वहाँ पे मशीन्स यूज़ करें, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करें, तो बाकी लेबर जो है, जो वहाँ से जिनको काम नहीं मिल रहा है, तो वो कहाँ जाएंगे, वो बाकी सेक्टर्स में जाएंगे। तो इसलिए जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और जो सर्विस सेक्टर है, उसका एक्सपेंशन में क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अर्बन एरियाज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग अर्बन एरियाज में क्या है, कैसा है, ठीक है। तो ये तो हमारा आज का सिंपल सा कंसेप्ट, जहाँ पे हमने एक छोटी सी चीज़ जरूर देखी, वो क्या था कि जो टेनेंट फार्मर है, ठीक है, उनका इंडिया में कैसे स्टेटस है, ठीक है, और जो लैंडलेस लेबर है उन्हें किस तरीके से इंडिया में सफ़र करना पड़ता है। उम्मीद है आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए हैं, ठीक है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। तो अगर भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब इसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बताऊँ बोर्ड के सामने से। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर 9667836336 पे व्हाट्सएप के नोट्स भी ले सकते हैं। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।